हेलो बच्चों। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बच्चों? हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और आज हमें बात करनी है दो टॉपिक्स के बारे में। पहला हमारा टॉपिक रहेगा बेटा एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे और दूसरी बात हमें करनी है आज डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर अडू। आपके सामने आ गई है पहली स्क्रीन। बेटा ये है एंगुलर एचएम के बारे में। तो एंगुलर एचएम क्या होता है? एंगुलर एचएम क्या होता है? जब एंगल की टर्म्स में बात होने लगे तो उसको हम कहते हैं एंगुलर एचएम। बेटा लीनियर एचएम के अंदर हम लोगों ने कहा था कि एफ बराबर माइनस के एक्स होता है और ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, जब हमारे पास ये ए की वैल्यू आ रही, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा, तो जब हम इसको एंगल के टर्म में लेकर जाएंगे ना तो ए विल बिकम अल्फा। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। एंड एक्स विल कन्वर्ट इनटू थीटा। एक्स क्या बन जाएगा बेटा? थीटा बन जाएगा। एक्स बन जाएगा थीटा। सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा। आई बात समझ में आपको? ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर आ रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। तो जब एंगुलर एसएम की बात करेंगे, एंगल्स के टर्म्स में बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? बेटा ये हम लिख पाएंगे। लेकिन ये अल्फा आएगा कहां से, ये थीटा आएगा कहां से? दो मेथड है बेटा। एक तो आप टॉर्क से लिख सकते हो, दूसरा एनर्जी से भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर हम टॉर्क से लिखना प्रेफर करेंगे। तो टॉर्क की बात करेंगे, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होगा। ठीक है ना? सो टॉर्क जब निकालेंगे तो थीटा के टर्म में वो टॉर्क निकलेगा और फिर हम क्या करेंगे, उसको टॉर्क को आई अल्फा लिखकर अल्फा और थीटा की रिलेशन निकालेंगे, वहां से हमें ओमेगा मिल जाएगा। सर बातें तो बहुत हो गई, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ तो माने। ठीक है, तो आइए करते हैं और बात करते हैं यहां पर एक सबसे बेसिक कंसेप्ट, इसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एनसीईआरटी में आपको गिवन है, ये है सिंपल पेंडुलम। बेटा इतना सिंपल है कि नाम में ही सिंपल है, डरने की बात नहीं है। फिजिक्स इज अबाउट सिंपल थिंग्स। हम केवल सिंपल बातें करते हैं, मुश्किल बातें तो हम करते ही नहीं हैं। अब देखो भैया, अगर हम कहें, ये वास्तव कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, सर क्या आप बात कर रहे हैं, फिजिक्स इतना टफ है, आप सिंपल काहे कह रहे हो? अरे भैया सच में सिंपल है। हमारे यहां तो टॉपिक के नाम में ही सिंपल आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम। मुश्किल चीज तो हम करते ही नहीं है। अब जैसे सिंपल से बताता हूं आप लोगों को, आपने जब केटीजी पढ़ा, आपने जब केटीजी पढ़ा तो आइडियल गैस पढ़कर हमने छोड़ दिया, है ना? रियल में नहीं कूदे ना। केमिस्ट्री वाले सारा रियल में खेलते हैं, डिफिकल्ट चीजें तो वो करते हैं, हम तो आसान चीजें करते हैं भैया। सबसे सिंपल फिजिक्स है, सबसे सिंपल बेटा फिजिक्स है। फिजिक्स बड़े आराम से होती, बहुत साफ सुंदर सब्जेक्ट। जैसा है वैसा दिखता है, वैसा होता है, वैसा ही करता है और वैसे ही आंसर आता है। एकदम सुंदर सब्जेक्ट है। पहले से मालूम होता है कि ये करना है। ठीक है बच्चों, देखो जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है, अच्छा रैंक लाता है, उसके नॉर्मली सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स के अंदर रहते हैं। कि फिजिक्स इज हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक है ना? बट हाँ, स्टार्टिंग में जब कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होता या कम पढ़ा होता है तो फिजिक्स सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे 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 आप चीजें पढ़ते चले जाते हो, सारी चीजें आपस में इंटर रिलेट करती हैं और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, थोड़ा पढ़ के सब कुछ आ गया, ये फीलिंग आती है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। अरे हम लिख रहे और गायब भी हो रहा, क्यों? यहां पर है गोला। ठीक है, हम कह रहे कि ये लेंथ एल है, इसका मास कुछ एम है और ये रहा हमारा एंगल थीटा। ठीक है, थीटा एंगल हमारे पास ये रहा।
तो बेटा सबसे पहले मीन पोजीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे मीन पोजीशन वो होगी जब ये एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर रहा होगा, जब ये ऐसे रहा होगा तो बढ़िया वो मीन पोजीशन रही होगी। अब मैंने इसको डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से, तो कहां डिस्प्लेस किया, इस तरफ ऐसे डिस्प्लेस किया हमने, इस डायरेक्शन में। इसको आप क्लॉकवाइज सेंस भी कह सकते हो, वी हैव डिस्प्लेस्ड इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप इसके ऊपर टॉर्क लिखने जाओगे ना बच्चा, तो देखो यहां पर लगाओगे mg, उड़ी बाबा, ठीक है, यहां लगाओगे टेंशन, यहां लगेगी टेंशन, कुछ ऐसे लगेगी टेंशन, यहां पर ऐसे ऐसे टेंशन लगेगी कुछ टी, mg आ रहा और टी आ रहा, mg आ रहा और टी आ रहा। अच्छा जी, अब देखो, ठीक, अब हम कह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ये एंगल भी थीटा ही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो हमको यहां पर ये करना है कि हमको यहां पर टॉर्क निकालना है mg और t का अबाउट द हिंज पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक। तो अब देखो t तो खुद इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो t का टॉर्क तो बेटा 0 हो गया और mg का टॉर्क आएगा। बट हाउ टू राइट टॉर्क, टॉर्क लिखते कैसे हैं बच्चों, तो देखो टॉर्क लेने का तरीका होता है कि आप फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये आर परपेंडिकुलर हो गया। तो टॉर्क होता है फोर्स दैट इज mg इंटू आर परपेंडिकुलर, इंटू आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिखते हैं टॉर्क को। आ रही बात समझ में, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रही तो कान मरोड़ देंगे तुम्हारा, और कान जब मुड़ेंगे ना तो कान पे लगेगा टार। हाँ बच्चा, कान को मरोड़ना भी होता है टॉर्क, ठीक है ना, तब समझ में आएगा टॉर्क कैसे निकलता है। कान को मरोड़ देंगे तब समझ में आएगा टॉर्क कैसे निकलता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहने लग गए सर आप स्ट्रिक्ट हो, आप स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट किस लिए है, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए है बेटा, हम स्ट्रिक्ट हैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए है, ठीक है बच्चों। वी आर टीचिंग वेरी 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 सीरियसली, बिकॉज हम लोग रियलिटी में सीरियस हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है ना बच्चों। हम पूरे पीडब्ल्यू टीम का बेटा एक ही नारा है कि भैया पढ़ो कहीं से भी, सिलेक्शन यहीं से ही, ठीक है ना। सिलेक्शन तो बेटा पीडब्ल्यू से ही होगा, हम बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं बेटा, सिलेक्शन तो पीडब्ल्यू से होगा। सिलेक्शन लेना है तो बेटा पीडब्ल्यू। अब तो सीडब्ल्यू, क्या है सीडब्ल्यू बच्चों, क्या है सीडब्ल्यू, है भाई, सरप्राइज ऑफ द हाफ डिकेड, सीडब्ल्यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या है ये सीडब्ल्यू, ये है सस्पेंस, खुलेगा आगे, खुलेगा आगे, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, सर बता तो दो, आएगा टीजर नंबर 2 भी आएगा, जल्दी खुलासा होने वाला है सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड का। आज ही मीटिंग हुई है अलग सर से, सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड इज कमिंग, सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड इज कमिंग बच्चा, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। लेकिन मोटा मोटा आपको बताता हूं, वी आर हेयर फॉर योर सिलेक्शन, वी आर हेयर फॉर योर सिलेक्शन, वी आर सीरियस फॉर योर सिलेक्शन, दिस इज अ नो नॉनसेंस प्लेटफॉर्म बेटा, कोर टीचिंग मिलेगी आपको, जबरदस्त टीचिंग है बेटा आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत देखो कितनी है, देखो 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 बच्चा, अभी हाल ही में हमारा एक्सीडेंट हुआ है, यहां चोट लग गई है, घुटना टूट गया है, बाइक पर आ रहे थे, रिकॉर्ड करके आ रहे थे आपके लिए लेक्चर है, और पीछे से गाड़ी वाला टीव मार गया, ठीक है, हम गिर गए, गाड़ी वाला रुका नहीं, हिट एंड रन, ठीक है ना। दिमाग में चल रहा था अरे बाबा क्लास लेनी है, क्लास लेनी है, हमारे पेस के बच्चों की क्लास लेनी है, क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, चोट लग गई है लेकिन फिर भी क्लास लेंगे आप लोगों के लिए क्लास बच्चा, एंड तक सारी चीजें पूरी करा कर देंगे आप लोगों को, ए टू जेड आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी बेटा, कुछ नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, सब कुछ आपको कराया जा रहा है, शिद्दत से फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या इतना काफी है, क्या इतना काफी है, बेटा इतना करा दिया है, इतना करा दिया है, इतना करा दिया है भैया, इससे इसको पढ़ लिया, इसको कर लिया, नीट मेंस आराम से निकल जाए,
आराम से निकल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो होता क्या है, होता क्या बच्चों, होता यह है कि अगर मुझे साइकिल सीखनी है तो साइकिल सीखने के लिए मैं एक ट्रेनर के पास गया, ट्रेनर ने बोला कि भैया साइकिल पे चढ़ जाओ, पैडल मारो, फटफट फटफट, जल्दी जल्दी, कॉन्फिडेंस रखो, अपना पोस्चर स्ट्रेट रखो, खड़े पैडल मारो, गाड़ी बाइक साइकिल चलेगी आपकी आगे, ठीक है ना। खूब थ्योरी उसने पढ़ाई, खूब थ्योरी पढ़ाई आपने, तो क्या आप थ्योरी सुन के साइकिल चलाना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। कब सीखेंगे? जब मैदान में साइकिल लेकर निकलेंगे, 2 बार गिरेंगे, 4 बार उठेंगे, तब जाकर आप साइकिल चलाना सीखेंगे। बेटा यही है आपका कंपटीशन, यही है आपका ट्रेनिंग का तरीका कि आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, गिरोगे, फंसोगे, सोचोगे, निकलोगे, तब जाकर आप लोग ट्रेन हो पाओगे, तब जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाओगे। थ्योरी दे दी गई है। अब जैसे कोई बच्चा आया, मुझसे पूछा कि सर मुझे चेस खेलना सिखा दो, सर मुझे चेस खेलना सिखा दो, सर मुझे चेस खेलना सिखा दो, मुझे चेस का चैंपियन बनना है, सर मुझे चेस खेलना सिखा दो। ठीक है, आओ हम सिखाएंगे तुम्हें, आई विल मेक यू लर्न हाउ टू प्ले चेस। अच्छा जी, आया बच्चा बैठा, मगर देखा इसको, ये क्या है, ये हाथी है, ये सीधा चलता है। इसको देखा, ये घोड़ा है, ये छलांग मार के चलता है, 2.5 कदम चलता है ये भैया, ठीक है ना। ये ऊंट है, ये रानी है, ये राजा है, ये प्यादा है। सारा गेम समझा दिया उसको, तो क्या वो गेम का चैंपियन बन जाएगा? क्या क्या मुझको हरा देगा क्या वो? भैया हरा भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि उसने कितना गेम खेला। केवल रूल्स जानने से नहीं सीख पाएगा। जब वो 50 बार गेम खेलेगा, 1000 रूल्स देखेगा, 1000 मूव्स देखेगा, उसको एनालिसिस करेगा कि ओ भाई ये हुई कोई चाल, ठीक है ना, तब उसको वो मूव्स दिखने शुरू होंगे, तब उसको वो चाल दिखने शुरू होंगे, तब वो सामने वाले को समझ पाएगा कि वो कहां गलती कर सकता है, कहां फंस सकता है, कैसे उसको फंसाया जा सकता है, कौन से ऐसे सेट मूव्स है जिससे गेम को 4 शॉट्स में हम खत्म कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ सीधा साधा इतना सा है कि भैया लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करते रहो, इतना पढ़ा रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन की गारंटी है बेटा, अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन की गारंटी है, कहीं सिलेक्शन नहीं जाएगा, यहीं से होगा, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से भी होगा। पढ़ते जाओ अच्छे से, पढ़ते जाओ अच्छे से बेटा, बढ़िया से पढ़ो, सारा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं, पढ़ते जाओ, ठीक है। तो हमने कहा कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है mg इंटू आर परपेंडिकुलर, mg इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब आप सर आप तो बातों बातों में निकल गए, आपने बताया ही नहीं कि सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। वो सस्पेंस है बच्चा, सस्पेंस है। mg इंटू आर परपेंडिकुलर, mg इंटू आर परपेंडिकुलर। अब ये आर परपेंडिकुलर कितना है, तो उन्होंने कहा ये l है, थीटा के साथ में होता है कॉस थीटा, तो ये l कॉस थीटा हो गया, दूसरे वाला बेटा l साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में? तो हम यहां पे लिखेंगे टॉर्क बराबर mg and r perpendicular is l sin theta, r perpendicular is l sin theta, तो टॉर्क इक्वल्स टू mg into l sin theta। आई बात समझ में? टॉर्क, अब देखो टेंशन का टॉर्क 0 है, क्योंकि टेंशन खुद इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाता है, उसका टॉर्क 0 हो जाता है, तो टेंशन पास कर रहा है, टॉर्क 0 हो गया। mg तो इससे पास नहीं कर रहा, तो उस पर r परपेंडिकुलर लिख दिया हमने, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, यहां पर थीटा था क्लॉकवाइज, अब जो ये जो फोर्स लग रहा, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, मतलब थीटा से उल्टा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर थीटा से उल्टा है तो बेटा मुझे एक नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर थीटा पॉजिटिव तो टॉर्क नेगेटिव होगा। तो मैंने जिस डायरेक्शन में थीटा लिया उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मारा, टॉर्क अपने आप ही नेगेटिव निकलकर आ गया। आया समझ में? अच्छा जी, अभी टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क होता है बेटा आई इंटू अल्फा, टॉर्क इज आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। Now, what is movement of inertia of a particle? एक पार्टिकल का मूवमेंट होता है mr स्क्वायर, तो m r हमारे पास l है, l स्क्वायर इंटू अल्फा इज माइनस mg l इंटू साइन थीटा, m से m गया, एक l से एक l गया, अल्फा की वैल्यू आ रही माइनस g बाई एल इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब जो साइन थीटा है, यहां पर साइन थीटा आ रहा, और मैंने आपको कहा कि आना क्या चाहिए, थीटा आना चाहिए,
बट यहां तो साइन थीटा आ रहा है, तो क्या ये एसएचएम है? नहीं है, दिस इज नॉट एसएचएम, क्योंकि थीटा नहीं आ रहा। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर अगर हम क्या करें यहां पर, अगर हम और if theta is very small, then sin theta is nearly equals to theta। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर है तो हमने साइन को थीटा से रिप्लेस कर दिया, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय एल आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल आ जाएगी। ठीक है ना, अब क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल है तो टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, इट मींस 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। पूरा टाइम पीरियड है 2 पाई रूट एल बाय जी, टाइम पीरियड है 2 पाई रूट एल बाय जी। अब ये आंसर जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन जी, इट डिपेंड्स ऑन जी। भैया ये जी पर डिपेंड करता है, ये जी पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये जी पर डिपेंड करता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये आंसर जी पर डिपेंड कर रहा तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि देखो मुन्ना, देखो ध्यान से देखो, आराम से देखो, प्यार से देखो, बढ़िया से देखो। हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि क्योंकि आंसर जी पर डिपेंड कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि अब अगर आप अर्थ पे हो तो आपको जी अर्थ लेना होगा, अगर आप मून पे हो तो आपको जी मून लेना पड़ेगा। दैट मींस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो यहां पर टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी मून, यहां पर टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी अर्थ। यही नहीं, अगर आप लिफ्ट में चले गए जो कि ऊपर जा रही है ए एक्सेशन से, तो टाइम पर लेना पड़ेगा आपको 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, और जब ये लिफ्ट ऊपर जाती है तो इफेक्टिव जी बढ़ जाता है, लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए, एल बाय जी प्लस ए। ठीक है, जब हमारे पास ये लिफ्ट है और ये नीचे आ रही ए एक्सेशन से, ये नीचे आ रही ए एक्सेशन से, तो इसमें इफेक्टिव जी घट जाएगा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी माइनस ए, एल बाय जी माइनस ए आएगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी माइनस ए आएगा। इसमें जी इफेक्टिव बेटा जी माइनस ए होगा, इसमें जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा। आया बात समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे जी प्लस ए, वहां पर जी माइनस ए। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये कार है ये आगे जा रही ए एक्शन से, तो इसमें ये पीछे आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें जो जी इफेक्टिव होगा वो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सारी बता रखी है आपको। इसमें क्या जी बेसिकली लिखते कैसे, देखो जिसको नहीं याद है, जिसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, पढ़ के भूल गए हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। वो क्या करते हैं भैया, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब है पढ़ और भूल जा। तो बच्चे यही करते हैं, बच्चों का फेवरेट काम यही है, पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे टाइम पे आएगा 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव क्या होगा बेटा, जी इफेक्टिव होता है जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक्सलेरेशन को उल्टा कर माइनस करते हैं या एक्सेलेरेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ही है उल्टा कर माइनस करना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम उल्टा करके माइनस करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, ए को। ठीक है, तो ए जा रहा था राइट में, इसको उल्टा करके ऐड किया लेफ्ट में, जी था नीचे, जी था नीचे। तो अब हमने ए ऐसे ऐड करा, जी था ऐसे, जी इफेक्टिव होगा ऐसे। कितना होगा बढ़िया, ये होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये टेढ़ा हो जाएगा और ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। और जो इसका टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए। आ रही बात समझ में बच्चा आप लोगों को, बहुत भोकाली क्वेश्चन है अब आ रहा आपके सामने, भोकाल क्वेश्चन आ रहा है, लल्लन टॉप क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त जबरदस्त जोरदार मजेदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, जोरदार मजेदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा। स्मूथ है,
ये L है, और इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। ये एंगल थीटा है, इसको छोड़ दिया गया, स्मूथ है ये। तो हम जानना चाह रहे हैं, ये लाइट है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बॉक्स हैवी है, तो बॉक्स अपना अपनी मदमस्त रफ्तार से चलेगा। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा भैया। तो आपको क्या निकालना, आपको जी इफेक्टिव निकालना। अगर आपने जी इफेक्टिव निकाल लिया तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कितना आएगा जी इफेक्टिव, कितना आएगा जी इफेक्टिव। तो हमने कहा कि देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाता है, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है जी साइन थीटा, है ना भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को रखो, छोड़ो, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां रखा आपने, ये जाएगा कितने से, जी साइन थीटा से जाएगा। न्यूटन लॉज में हम कई बार इसको कर चुके हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा कट जाता है किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। बचता है एम जी साइन थीटा, जिसको जी से डिवाइड करते हैं, जी साइन हमारी एक्सेलरेशन निकल के आती है। तो जो ये ब्लॉक है, ये नीचे जा रहा, किस एक्सेलरेशन से जा रहा, जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है, जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है। ये हमारे पास ए है। अब इस ब्लॉक के अंदर हम जानना चाहते हैं कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक बार तो नीचे की तरफ जी लगाएंगे और इस ए को उल्टा कर ऐड करेंगे। इस जी को नीचे लगाएंगे और इस ए को उल्टा करके ऐड करेंगे, जी को नीचे लगाएंगे, ए को उल्टा करके ऐड करेंगे, जी को नीचे लगाएंगे, ए को उल्टा करके ऐड करेंगे। आई बात समझ में। जी नीचे जा रहा, ए को उल्टा करके ऐड कर दिया, ठीक है भैया। अब देखो, इस जी के होंगे दो कंपोनेंट, इस जी के होंगे दो कंपोनेंट। हम कह रहे हैं कि भाई ये जी है, ये एंगल हम कह रहे 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब क्योंकि ये वाला एंगल थीटा हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा हो गया, इससे तो ये वाला कंपाउंड आने वाला ना जी का, बेटा ये होगा जी कॉस थीटा, और जो ये कंपाउंड आएगा बेटा कितना का, जी साइन थीटा आएगा। जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। ये बात समझे। अब ए को उल्टा करके ऐड करा हमने, अब ए कितना, जी साइन थीटा था ना, तो इसकी वैल्यू है जी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो, ये वाला जी साइन थीटा और ये वाला जी साइन थीटा कट गया, कट गया ये, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या किया, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये इतने सारे जी साइन थीटा कहां से आ रहे हैं। देखो, जो ये वाला जी साइन थीटा मैंने लिखा, ये इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है, ये इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। हमने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे रख के छोड़ते हो तो उसकी एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा। फिर मैंने कहा कि जो जी इफेक्टिव होता है, तो जी इफेक्टिव होता है बेटा वो होता है जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होता है, ठीक। तो जी वेक्टर ये रहा मेरा, और ए को उल्टा करके ऐड करना है, माइनस मतलब उल्टा करके ऐड करना है, तो मैंने ए को उल्टा करके ऐड कर दिया, इस ए को उल्टा करके ऐड कर दिया। तो ये तो मेरा ए आ गया, जिसकी वैल्यू भी कितनी है, जी साइन थीटा है, और ये मेरा जी आ गया। अब हमने इस जी के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। तो ये टुकड़ा है जी कॉस थीटा और ये टुकड़ा है जी साइन थीटा। अब ये वाला जी साइन थीटा और ये वाला ए कट गया, ये वाला जी साइन थीटा और ये वाला जी थीटा कट गया, ये वाला जी कोहड़ा खाली बच रहा, ठीक है। ये तो ब्लॉक की एक्सप्रेशन है, बट ये और ये वाले जी सेंटर कट गए और ये जी कोहड़ा बच गया, तो यही मेरा जी इफेक्टिव है, यही मेरा जी इफेक्टिव है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ओके भैया, तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही, जी कॉस थीटा। बेटा इसको आंसर को ही चाहे तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका। 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी कॉस थीटा इज द आंसर। 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी कॉस थीटा इज द आंसर। इस तरीके से आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ता है एंगुलर एसिज्म के केस में, समझ गए। चलो, एंगुलर एसिज्म का एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं इसको, तो हम बात करते हैं फटाफट फिजिकल पेंडुलम की। फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस क्या है बेटा। फिजिकल पेंडुलम में हम एक रिजिड ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट पर हिंज कर देते हैं,
और अब ये उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है, आगे पीछे इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं, जू 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इसको हिंज कर दिया, ठीक। अब सबसे पहली बात, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हिंज करता हूं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो भैया ये इस पॉइंट के नीचे यहां कहीं पर सेंटर मास रहता है, इसका सेंटर मास यहां कहीं पर रहता है। आ रही बात समझ में। अब किस चीज को मैं आपको हिंज करके दिखाऊं, अपने फोन को दिखाता हूं। चलो देखो बच्चों, मैंने अपने फोन को इस तरीके से पकड़ा, थोड़ा पास में आते हैं, आपके नजदीक आते हैं और देख, चलो भाई, मैंने अपने फोन को इस तरीके से पकड़ा और छोड़ दिया। छोड़ने पर क्या हुआ आप देखो, यहां से देखो क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ मास है इसका यहां कहीं पर, वो इस वाले पॉइंट के एकदम नीचे आ रहा, इस वाले पॉइंट के एकदम नीचे आ रहा, ठीक है ना। अगर हम इस वाले पॉइंट पे पकड़ के छोड़ देते हैं इसको तो ऐसे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के नीचे रहेगा। अगर मैं यहां से पकड़ के छोड़ दूं तो ऐसे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के नीचे रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट से पकड़ के छोड़ दूं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के नीचे रहेगा। आ रही बात समझ में। यह है आपकी क्लियर विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट के नीचे रहने वाला है, रहने वाला है, भैया। तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहां पर आ गया, इस पॉइंट के एकदम बीच नीचे आ गया, ठीक है। कब नीचे आ गया, इक्विलिब्रियम में। बेटा ये है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिमेंबर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन center of mass will always lie below the hinge point। इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेंटर ऑफ मास हमेशा हिंज पॉइंट के नीचे लाई करता हुआ आपको मिलेगा, सेंटर मास यहां पे, हिंज पॉइंट यहां पे। एंड लेट अस से कि जो ये डिस्टेंस आ रहा, ये डिस्टेंस डी हमारे पास है, ये डिस्टेंस डी हमारे पास, इस पॉइंट के नीचे सेंटर मास ये डिस्टेंस हमारे पास डी आ रहा। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई बिलो द हिंज पॉइंट, विल ऑलवेज लाई बिलो द हिंज पॉइंट। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दूं, अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दूं तो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको टिल्ट करूंगा, सेंटर ऑफ मास कुछ घूम के यहां कहीं पर आ जाएगा, फिर mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, तो mg लग जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और फिर वो इसके बाद एक टॉर्क पैदा कर देगा जो उसको वापस आने की कोशिश करेगा। वही सारी कहानी, वही सारी कहानी है बच्चा, वही सारी कहानी है जो तुमको सुनानी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम कह रहे हैं कि हमने इसको टिल्ट करके छोड़ा तो ये वापस भागने की कोशिश कर रहा, टिल्ट करके छोड़ा तो ये वापस भागने की कोशिश कर रहा, ठीक है भाई। हाँ जी। तो अब हम कह रहे हैं कि भैया जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, ठीक। तो वही सारी कहानी जैसे सिंपल पेंडुलम को किया, बिल्कुल वैसे इसको करते हैं। आंसर कितना आता है, 2 पाई अंडर रूट आई हिंज बाय mgd। सर क्या क्या लिख दिए हो, ये समझ नहीं आ रहा। तो भैया ध्यान से देखो, टी का मतलब टाइम पीरियड, 2 का मतलब दो ठो, ये क्या है पाई 3.14 अंडर रूट है ये। आई हिंज का मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट। एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डी क्या है, डी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये डी है डिस्टेंस बिटवीन, डी है डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में। what is d, d is the distance between hinge point and center of mass। very clear, remember this, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर कोई क्वेश्चन भी करा दो, अरे भैया क्वेश्चन के बिना हम बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन तो कराएंगे, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 कैसे करेंगे हम क्वेश्चन क्वेश्चन। आप पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन बनता नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अरे भैया मेहनत करो और क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या गलती कर रहे हो, ठीक है ना। सॉल्व क्वेश्चन लिया आपने, सीधा उसका आंसर नहीं करना,
आंसर देखना नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व क्वेश्चन लिया आपने, पहले खुद से उसका सोल्यूशन बनाओ। सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन छुपा लो, खुद से उसका सोल्यूशन बनाओ, ठीक है। जो सोल्यूशन आप बनाओगे फिर उसके बाद आंसर मैच करो। अगर आंसर मैच नहीं करा तो उसका सोल्यूशन देखो और कंपेयर करो कि वो क्या कर रहा था और आप क्या कर रहे थे, और ट्राई टू थिंक कि आप क्या गलत कर रहे थे। आप क्या गलत कर रहे थे ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चा। प्रॉब्लम यही है कि आप ये सोचते ही नहीं। सबसे बड़ी गलती, अरे भैया समझाना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे मानोगे। देखो बंदा, आधे लोग सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई गलत तरीके से करते हैं। पढ़ाई गलत तरीके से करते हैं। कैसे सर, गलत तरीके से कैसे करते हैं? बच्चा सॉल्यूशन पढ़ता रहता है, खुद से करता नहीं। खास तौर से मेडिकल का बच्चा, उसको किताबें पढ़ने में मजा आता है, क्वेश्चन लगाने में मजा नहीं आता। थ्योरी थ्योरी करता रहता है, क्वेश्चन करता नहीं। करता है तो सॉल्व, और वो भी खुद से नहीं करता, केवल सॉल्यूशन पढ़ता है। सॉल्यूशन पढ़ा, अरे हाँ सही तो है, रहा सही बात तो है, ऐसे ही तो होगा, सही बात तो है, वाह 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 क्या सॉल्यूशन है, मजा आ गया मजा आ गया। अरे भैया ऐसे तैयारी नहीं, आप लोगों को खुद से सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। अगर आप मान लो एक जिम में गए बॉडी बनाने के लिए, एब्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए जिम्स में चले गए, जिम में चले गए, है ना। ओह माय गॉड, सो बिग जिम, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो वहां पर आगे डंबल रखे, डंबल्स रखे। आपने इंस्ट्रक्टर को बुलाया, इंस्ट्रक्टर भाई साहब इधर आइए, जरा हमको 10 kg का डंबल उठा के दिखाइए। इंस्ट्रक्टर दिखा रहा है, फटाफट उठा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खड़ैक 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 खड़ैक, गुड सर। 20 kg वाला उठा के दिखाना जी, उठा रहे। इंस्ट्रक्टर आया, उठाया 20 kg, अरे बाबा उठा रहा, अच्छा सर ये तो कोई भी उठा लेगा। सर एक काम करिए, 100 kg वाला डेड लिफ्ट करके दिखाइए, 100 kg का ना डेड लिफ्ट करके दिखाइए। अच्छा बच्चा, करता हूं। बेल्ट लेकर आया, बेल्ट लगाई, चालू, उठाया उसने, ठीक है ना। और वाह सर वाह, गजब सर, यू आर सर जबरदस्त सर, वेरी गुड सर। आप लोगों ने तालियां बजाई, घर चले गए। और सुबह उठ के आप देख रहे हो सर बॉडी नहीं बन रही है। सर आप सब जब करते हो तब तो सर सब समझ में आता है कि कैसे उठाना है उसको, कि सर बॉडी हमारी बन नहीं रही है। हम तो सर पूरी क्लास आपकी देखी सर, हमने आपको पूरे दिन डंबल उठा हुए देखा, हमारी बॉडी नहीं बन रही है सर, है ना। ऐसा करते हो ना आप लोग, हैं? अरे भैया अगर आपको आपकी बॉडी बनानी है तो आपको डंबल उठाने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्टर तो बस आपको ये बता सकता है कि आपके लिए कौन सा डंबल सही है, आपको डंबल उठाने की टेक्निक क्या यूज करनी है, कमर सीधी रखनी है कि सांस लेना है कि सांस छोड़ना है कि आगे झुकना है कि पीछे उठना है। इंस्ट्रक्टर तो इतना बता सकता है, थोड़े बहुत डंबल्स उठा के दिखा सकता है, लेकिन जब तक आप खुद डंबल्स नहीं उठाओगे तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी क्या भाई? नहीं बनेगी। तो जब तक आप क्वेश्चंस केवल पढ़ते रहने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तरीका क्या है? पढ़ना बंद करो, क्वेश्चन करना चालू करो। दैट्स द राइट वे। जितने चैप्टर मैंने करा दिए हैं उसके ऊपर कितने क्वेश्चन लगा लिए हैं आपने? हर चैप्टर पे कम से कम 200-250 क्वेश्चन लगाओ बच्चा, तब मजा आएगा। हर चैप्टर पे कम से कम 200-250 क्वेश्चन लगाओ। अगर आप नीट लेवल के हो तो बेटा नीट लेवल पे लगाओ, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो मेंस के लिए लगाओ, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो एडवांस के लेवल के लगाओ। थ्योरी इतनी ही है बेटा। ऐसा नहीं होता कि मेडिकल के बच्चे को न्यूटन लॉ हम अलग बता रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे को न्यूटन लॉ हम अलग बता रहे हैं, एडवांस के बच्चे को हम न्यूटन लॉ अलग बता रहे हैं, ओलंपियाड के बच्चे को हम न्यूटन लॉ अलग बता रहे हैं। नहीं, अरे भैया रोहित गुप्ता भी वही आपको न्यूटन लॉ बताएंगे जो न्यूटन लॉ आपको अलग सर बताएंगे, वही न्यूटन लॉ आपको बाकी लोग भी बताएंगे, ठीक है ना। न्यूटन लॉ तो न्यूटन लॉ है, जो न्यूटन कह गया बस लॉ बन गया। अब वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत बताने के तरीके में अंतर हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर हो सकता है, कि बात तो वही है भैया, बात तो वही है।
और बता देने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको अपनाना होगा। अरे हर बात का मीनिंग लोग अलग अलग निकालते हैं, हर बात का मीनिंग लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये तो लॉ है, लॉ के तो लोग न जाने क्या क्या मतलब सोच के बैठते हैं, किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ। टेक्निकल बात भैया, टेक्निकल बात है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा भैया जो न्यूटन का लॉ रोहित सर ने बताया या अलग सर ने बताया, किसी भी टीचर ने बताया या किताब में आपने पढ़ा, उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, उसको अलग 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 जगह पर लगा कर देखो, अलग 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 क्वेश्चन में लगा कर देखो, एफबीडी बनाकर देखो, कंपोनेंट्स लेके तोड़ के देखो, देखो कि आंसर आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, सही सॉल्यूशन देखो, कंपेयर करो, उसने कैसे किया, आपने कैसे किया, आपका गलत क्यों है, उसका सही क्यों है, गलती ढूंढो अपनी, अपनी गलतियां कम कर दी आपने तो बेटा अपने आप सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। कमो बेटा, अपनी गलतियां कम कर दी आपने तो अपने आप सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। ये बहुत जरूरी है, अपनी मिस्टेक्स जानना बहुत जरूरी है, सही सॉल्यूशन तो आपको अपने आप मिलता हुआ चला जाएगा। सक्सेस तक पहुंचने के लिए कई बारी पहले आपको गलती करनी पड़ेगी, और जब तक सॉल्यूशन पढ़ते रहोगे गलती कहां से करोगे, पढ़ते ही जा रहे हो आप तो बस, है ना भैया। चलो खैर आते हैं वापस यहां पर, और बात कर रहे हैं कि इसका मास m है, लेंथ l है, रॉड हमने यहां पे रखी हुई है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर हिंज है, इसको ऑसिलेट करा दिया। व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हिंज डिवाइड बाय mgd। टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हिंज बाय mgd। बेटा ये होता है हमारा टाइम पीरियड, बेटा ये होता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हिंज बाय mgd। तो टेल मी व्हाट इज आई हिंज, इस रॉड का इस एंड के अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब लगेगा रोटेशन। तोते उड़ गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सर हमको तो याद ही नहीं है, हमको तो याद ही नहीं है, ये हमारी पार्टी हो रही है। वैसे आज मैं इतना खुश इसलिए भी हूं क्योंकि अभी अभी अलग सर ने पार्टी दी। और हम लोगों ने ये भी शूट किया है, ये हमारी पार्टी हो रही है। बहुत मस्त, बहुत मस्त। चलो भैया, तो याद करो बच्चा, नहीं याद है तो जाकर देखो, पढ़ो, रोटेशन प्लेलिस्ट में जाओ, रोटेशन का चैप्टर ढूंढो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो, जाकर देखो रोहित सर ने क्या पढ़ाया वहां पर आपको। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द हिंज एंड पॉइंट इज ml स्क्वायर बाय 3 होता है। आई बात समझ में। डी क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताओ व्हाट इज डी, टेल मी इन द कमेंट्स कि डी की वैल्यू कितनी लेंगे आप। इस फॉर्मूले में बेटा डी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ फटाफट। तो बेटा डी जो है वो एल नहीं है, डी एल नहीं है भैया, डी एल नहीं है। डी क्या है, सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस है। तो बेटा जो ये डिस्टेंस है ना, ये एल बाय 2 है। दिस डिस्टेंस इज एल बाय 2, ये डिस्टेंस एल बाय 2 है बच्चा। इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे एल बाय 2 के बराबर। m से m कटा, l से l कटा, तो 2l बाय 3g अंडर रूट 2 पाई, ये हमारा आंसर आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ कुछ। तो सारा खेल है, आपको आई हिंज निकालना है और आपको डी निकालना है। ये दो बातें आपने निकाल डाली तो लाइव जिंगालाला हो गई, ठीक है। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन दे रहा आप लोगों को, कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएंगे मुझे फटाफट। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, हल्के में लेकर अपना आंसर दे दिया, क्वेश्चन को कभी हल्के में नहीं लेने का, खास तौर से आरजी सर के क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन को कभी हल्के में लेने की गलती नहीं करने का। मास एम लेंथ एल हिंज इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। हम क्या जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, हम क्या जानना चाहते हैं, टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर, स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू नो। बहुत बढ़िया, देखो बच्चा लोग, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हम करा रहे हैं, टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए हमें बार बार उसको ऑसिलेट कराकर और टॉर्क निकालकर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2 पाई डिवाइड अंडर रूट आई हिंज डिवाइड बाय mgd, ठीक है बच्चों। फटाफट बेटा पॉज करो,
5 मिनट ले लो, पॉज करके बेटा 5 मिनट ले लो, फटाफट इसका सोल्यूशन करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बच्चा लोग। गोली की रफ्तार से, गोली की रफ्तार से मुझे इसका आंसर बताओ कि व्हाट इज इट्स आंसर बेटा, व्हाट इज इट्स आंसर, तुरंत बेटा, गोली की रफ्तार से। चलो अब जब हम आई हिंज लिखेंगे तो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, अभी बताया था, और इस बॉक्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²। कितना दूरी है इसका, कितना दूरी है इसका, l है, तो ml² इसका हो गया और ml²/3 रॉड का हो गया। ml²/3 प्लस ml², ml²/3 प्लस ml², आई बात समझ में, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय। कितना मास है, कितना मास है भैया, मास कितना है 2m। सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है, 2m लेता नहीं, m ले लेता है, तो 2m है इंटू जी इंटू डी। डी क्या लेंगे, बड़ा सारा खेल इसी के अंदर है बच्चा, डी क्या लेंगे हम लोग, व्हाट इज डी, डी की वैल्यू हम यहां पर क्या लेने वाले हैं ये आपको बतानी है। तो हमने कहा कि देखो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं पर है, इस रॉड के सेंटर पे, और इस ब्लॉक का सेंटर मास तो यहीं पर एंड पर ही है, इसके छोटा ब्लॉक है साइज में, मास तो एम ही है इसका भी, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, l/2 है, बट इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास कहां होगा, इनके सेंटर पर होगा। तो जो ये सेंटर ऑफ मास है वो यहां से l/4 पर है, मतलब यहां से 3l/4 डिस्टेंस पर है, तो सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच की दूरी 3l/4 हो गई। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, 2π√4ml²/3, अरे यहां पे लिखेंगे 3l/4, राइट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कितना, 6mgl/4, 6mgl/4 हमें यहां पे लिखना पड़ रहा। तो बेटा ये तो जाएगा ऊपर, 2π√16ml²/18 mgl। तो ऊपर से 4 और ऊपर से 16 का 16 बाहर निकल रहा है, नीचे से 9 बाहर निकलेगा, तो 4/3 बाहर निकल रहा, 2π√L/2g हमारा आंसर आएगा, ठीक है भैया, L/2g हमारा आंसर आएगा। तो कितना हो गया, 8π/3, 8π/3 √L/2g, 8π/3 √L/2g, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। आई बात समझ में आप लोगों को, ये हमारा आंसर आने वाला बच्चा, क्लियर, समझ गए बेटा, बढ़े आगे हम लोग। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और अब बात करते हैं बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अभी तक जो हमने बातें करी ना बेटा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारा जो ऑसिलेशन हो रहा था ना उसमें डैम्पिंग नहीं थी, ठीक है ना। अब यहां पर एक डैम्पिंग भी आने वाली जो उसको रोकने की कोशिश करेगा, ड्रैग फोर्स बेसिकली। तो जो भी डैम्पिंग होगी क्या होगा, F बराबर -kx - bv, ऐसे लिखा जाता है। -kx तो बेटा ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स जो कि सिस्टम को, रिस्टोरिंग फोर्स जो सिस्टम को वापस लाने की कोशिश करता है, और -bv का मतलब है, -bv का मतलब है बेटा ये होता है ड्रैग फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश करता है, ये है ड्रैग फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। b हमारे पास है बेटा ड्रैग कोफिशिएंट है, ये क्या है, ड्रैग कोफिशिएंट है, ये ड्रैग कोफिशिएंट है, ठीक है। और f हमारे पास फोर्स हो गया, ठीक है। तो बेटा ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, बिकॉज f को हम क्या लिखते हैं, m × a लिखते हैं, और a क्या होता है बेटा, a होता है d2x/dt²। बेटा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं होता, बट सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो रिजल्ट आपको याद करना है। सॉल्व करने के बाद आता है x बराबर a sin ωt + phi। आपको सर ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि आपने पहले बताया था, हाँ बेटा दिखने में तो वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस कहां है, a में। बेटा इसका एक कांस्टेंट नहीं होता, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा वो डिक्रीज करता जाता है, ड्रैग है ना तो धीरे धीरे एनर्जी खाता रह जाएगा, वो स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू लिखी जाती है a0 e टू द पावर -bt/2m, a0 e टू द पावर -bt/2m। तो अब हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र है, बहुत ही बढ़िया मित्र है, फास्ट फ्रेंड है हमारे, ठीक है। और इन्होंने, हमने एक बार उनके पास गए
हमने कहा सर यार जरा बच्चों को ना ये फॉर्मूला याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, ये फॉर्मूला याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए इसका, इसमें बच्चों को फॉर्मूला याद करने में बहुत दिक्कत होती है। एंड ही इज वेरी फूडी, उनको देख के समझ जाओगे, ही इज वेरी फूडी। चलो ठीक है, कुछ करते हैं। तो he made something, I'm discussing with you, he said कि देखो भैया, बिट्टू की टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे। BT/2M, बिट्टू की टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे। अच्छा दिल्ली में आई डोंट नो बाहर भी है या नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर BTW, बिट्टू टिक्की वाला बड़ा ही फेमस है, BTW बहुत ही फेमस है। तो उसने कहा कि बिट्टू की टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे, BT/2M, बिट्टू की टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे। वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने उठा लिया, बट हमारा नहीं है, ईमानदार इंसान है, हमारे फ्रेंड ने बनाया है, उनका है। ठीक है, सो a इज इक्वल टू a0 e⁻⁻ BT/2M, बहुत अच्छा है, बहुत वंडरफुल है, लेकिन अच्छी चीजों को बांटना चाहिए, इसलिए आपके साथ बांट रहा। a इज इक्वल टू a0 e⁻⁻BT/2M आ गया। बिट्टू की टिक्की खाओगे डबल मोटे हो जाओगे, याद रखना। ठीक, कितना एनर्जी है इसका, तो लिखा जाता है एनर्जी बराबर हाफ के a स्क्वायर का मतलब a0 2 e⁻⁻BT/m, 2 चला जाएगा बिकॉज स्क्वायर करा हमने, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हट जाएगा ना, -BT/m। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, एक्स का फॉर्मूला ये, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा। एम्पलीट्यूड क्लियरली कैसे डिक्रीज कर रहा है, इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप एक ग्राफ बनाए यहां पर, अगर आप एक ग्राफ बनाए यहां पर, कैसे बनाएंगे ग्राफ, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं, तो जो पार्टिकल का एक्स है वो समय के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा। तो एक काम करते हैं, पहले हम एम्पलीट्यूड दिखाते हैं आपको। तो जो ये हमने पिंक कलर से दिखाया है, ये है इसका एम्पलीट्यूड जो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है बेटा ये है a इक्वल्स टू a0 e⁻⁻BT/2M। ठीक है, आप देख रहे हो ये डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। अब यहां पे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछते हैं, फाइंड द टाइम इन विच find the time in which amplitude decreases to half। एम्पलीट्यूड आधा हो जाए कितना समय लगेगा उसको। अब एम्पलीट्यूड घट रहा है, क्लियरली ड्रैग फोर्स लग रहा है, तो हम लिख रहे हैं a की वैल्यू है a0 e⁻⁻BT/2M है। अब a को लिखेंगे बेटा a0/2, a0 e⁻⁻BT/2M लिखेंगे यहां पर, a0 से a0 कट गया, 1/2 e⁻⁻BT/2M लिखेंगे यहां पर, उल्टा करेंगे इसको तो बेटा यहां से हम माइनस हटा देंगे, और दोनों तरफ लॉग लेंगे, log 2 बराबर log e⁻BT/2M, ये आगे आएगा BT/2M log e, बेटा log e 1 होता है तो t की वैल्यू मुझे मिल रही 2m/b log 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ इज 2m/b इंटू log 2, ये टाइम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, आता है, अच्छे से देख लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा लोग, बढ़े आगे, चले आगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशन की, फोर्स्ड ऑसिलेशन की। अब ये क्या चीज है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है बेटा, देखो होता क्या है कि जब ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो ऑसिलेशन कराने के लिए अगर एक सोर्स आ जाए, एक तो है कि डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, और दूसरा है कि ऑसिलेशन कराने के लिए एक सोर्स आ जाए, तब वहां पर उसको कहते हैं एक फोर्स्ड ऑसिलेशन। इक्वेशन दिखाता हूं, एक तो भैया ये है, ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है जो सिस्टम के अंदर पैदा होता है, एक है बीवी, बीवी क्या बेटा, ड्रैग फोर्स, जो कि उस सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहा, प्लस F0 sin ओमेगा dt। अब ओमेगा डी क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। क्या मतलब है इसका बेटा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि हमने बाहर से एक सोर्स लगा दिया, वो सिस्टम को ड्राइव कर रहा, वो सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा, ठीक है ना बेटा। इसका भी सॉल्व करने पर आता तो वही है, लेकिन अगेन यहां पर जो ए होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पर,
दो चीजों के ऊपर। ए डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। पहला इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा नॉट, दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा डी। एक तो ओमेगा नॉट पे डिपेंड करता है, एक ओमेगा डी पे। सर ये क्या चीजें हैं? तो ओमेगा नॉट होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो जिस ऑसिलेशन से वो ऑसिलेट करना चाह रहा वो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपके पास गिटार की एक स्ट्रिंग है, उसको प्लग करके छोड़ दो, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करना चाह रहा वो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वहीं पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लाकर उससे टच कर दो तो वो उसको अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। अब तार उसको अच्छा रिस्पॉन्स करेगी नहीं करेगी वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो उसकी बात हम आगे चल के करेंगे। तो ओमेगा डी क्या है? ओमेगा डी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ये किसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा? ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा ये सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अब हम ये कह रहे हैं कि इफ अगर ओमेगा डी इक्वल्स ओमेगा नॉट, अगर दोनों बराबर हो गए ना, देन एक रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस occurs, then resonance occurs and amplitude increases very much, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और अगर ये बराबर नहीं होते तो एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होता। तो बेटा यहां पे ग्राफ जब बनाकर दिखाया जाए आपको, देखो बेटा हो क्या रहा, हम कह रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा है, ओमेगा डी कह जाता है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा, और ये जो पीक आपको मिल रही है एम्पलीट्यूड की, ये तब आ रही है जब ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर है। तो अगर आप अलग अलग सोर्स लेकर आ रहे हो इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम, वो सोर्स उस सिस्टम को नचाने की कोशिश करेगा, चलाने की कोशिश करेगा, ऑसिलेट कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जिस पर ओमेगा डी ओमेगा नॉट बराबर होगा उस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। प्रैक्टिकली भी इसके एग्जांपल्स आपके सामने होते हैं। आपके घर के पास से जब एक गाड़ी निकल जाती है जिसमें एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ होता है, तो जो म्यूजिक सिस्टम होता है वो आपके घर के कांच के शीशे को वाइब्रेट करा देता है। तो वो गाड़ी निकल के जाती है, आपके घर के शीशे भी कांप रहे होते हैं। तो वो क्यों कांपते हैं गाड़ी के आने पर, जिसमें म्यूजिक चल रहा है खास तौर से? तो बेटा वो इसलिए कांपते हैं बिकॉज उस म्यूजिक की आवाज आपके घर में लगे हुए शीशों के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जब वो मैच करती है तो उनका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वो बहुत ही बढ़ जाता है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं रेजोनेंस हो रही है, बढ़ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको फील नहीं आ रही होगी इस तरह वो बढ़ कैसे रहा है, ये समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है दोनों के बराबर होने पर। तो थोड़ी सी फील लाने की करते हैं कोशिश, ध्यान से सुनना इस कहानी को, ठीक है। थोड़ी सी फील लाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना हमारी इस कहानी को। तो हो क्या रहा, बाला जो है वो झूलना चाह रहा है, बाला झूलना चाह रहा है, बहुत दिनों के बाद बाला आया है। ध्यान सुनो, एक पार्क में वो गया, पार्क में लगा है झूला, पार्क में लगा है झूला, वो झूले पे झूलना चाहता है, लेकिन हमारा बाला है अकेला, बेचारा वैलेंटाइन पर भी अकेला रहता है, ठीक है ना। बहुत पढ़ाकू है हमारा बाला, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, ठीक है ना। आजकल रोबोट बना रहा है, आजकल रोबोट बना रहा है। और जब वो गया, उसने कहा कि मुझे झूला झूलना है, लेकिन झुलाने वाला कोई है नहीं, झुलाने वाला कोई है नहीं। अब कैसे झूलूं मैं झूले को, झुलाने वाला कोई होता कितना मजा आता, कोई हमको झुलाता, हम आराम से झूला झूलते, कितना मजा आता। तो बाला ने क्या किया, बाला ने अपने लिए एक रोबोट बनाया। और रोबोट का क्या काम था, रोबोट आता है धक्का मारता है चला जाता है, फिर आता है धक्का मारता है फिर चला जाता है, फिर आता है धक्का मारता है फिर चला जाता है। आया बात समझ में? तो अब वो रोबोट बनके तैयार है, अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, बाला आके झूले में बैठ गया, रोबोट ने धक्का मारा, बाला ऊपर जा रहा, बाला ऊपर जा रहा, रोबोट चला गया, बाला ऊपर जा रहा, बाला ऊपर जा रहा, बाला अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, रोबोट आ गया, रोबोट ने फिर धक्का मारा, बाला है ही नहीं, बाला तो ऊपर है। रोबोट ने फिर धक्का मारा, बाला है नहीं, बाला तो ऊपर है, धक्के का कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ, रोबोट चला गया। अब बाला नीचे आ रहा है, बाला नीचे आ रहा है, बाला नीचे आ रहा है, रोबोट फिर से आ गया, बाला अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, वापस जा रहा था, रोबोट आ गया, उसने वापस धक्का मार दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बाला ऐसे आ रहा, धक्का हुआ ऐसे मार रहा, बाला ऐसे आ रहा है, धक्का उसने ऐसे मारा। अब की बारी बाला धीरे होगा कि तेज, अब की बारी बाला धीरे हो जाएगा। जब रोबोट धक्का मारेगा ना, अब की बारी बाला धीरे हो जाएगा।
मतलब क्या हो रहा, यहां पर झूला जिस फ्रीक्वेंसी से झूलना चाह रहा है और रोबोट जिस फ्रीक्वेंसी से आकर धक्का मार रहा है, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। मैच ना होने की वजह से क्या हो रहा, कभी तो उस रोबोट का धक्का उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा और कभी कभी उसका धक्का एम्पलीट्यूड को घटा भी देगा, ठीक है ना। कभी एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा, कभी एम्पलीट्यूड घटाएगा, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा, कभी एम्पलीट्यूड घटाएगा, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से झूला नहीं झूल पाएगा। अब देखो व्हाट विल हैपन अगर रेजोनेंस हो जाए, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो किस तरीके से एम्पलीट्यूड शूट अप करेगा, अभी आपको समझ में आने वाला। बच्चा, बाला बैठा है, रोबोट आया, रोबोट ने धक्का मारा, बाला ऊपर चला गया, रोबोट चला गया। बाला हाईएस्ट पॉइंट पे, रोबोट नहीं आया, बाला नीचे आ रहा है, रोबोट नहीं आया, बाला पीछे जा रहा है, रोबोट नहीं आया, जब वापस से आ रहा है रोबोट आया, धक्का मारा, अब की बारी बाला और ऊपर, अब की बारी बाला और ऊपर। हर बारी जब बाला नीचे आता है और आगे जा रहा होता है, उसी टाइम पे रोबोट आता है, धक्का मार के उसको अगली बार और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। बाला तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। जैसे फिजिक्स वाला ऊपर जा रहा वैसे बाला भी ऊपर जा रहा, ठीक है ना। आप लोगों का प्यार है बच्चों, आप लोगों का प्यार है, फिजिक्स वाला इतना ऊपर जा रहा, आप लोगों का प्यार है बच्चों, इसलिए आपका सिलेक्शन फिजिक्स वाला करा के देगा, ठीक है बच्चों। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया झूला ऊपर जा रहा, झूला ऊपर जा रहा, झूला ऊपर जा रहा, तो झूले के ऊपर जाने की लिमिट क्या है, झूला कितना ऊपर जाएगा, क्या क्या बाला ऐसे गोल 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 घूम जाएगा। तो देखो बच्चों, कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा या कितना कम एम्पलीट्यूड होगा ना, वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा ड्रैग फोर्स सिस्टम में लगा हुआ है, कितना ज्यादा ड्रैग फोर्स सिस्टम में लगा हुआ है। अगर ड्रैग फोर्स ज्यादा है, डैंपिंग ज्यादा है, तो ये एम्पलीट्यूड इस तरीके से आएगा आपके पास, छोटा एम्पलीट्यूड बनेगा, पर होगा तब भी मैक्सिमम ही, आसपास वालों से ज्यादा ही होगा। और अगर डैंपिंग है ही नहीं, अगर डैंपिंग बेटा है ही नहीं, तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर डैंपिंग है ही नहीं तो बेटा इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वो गोल 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 घूमता जाएगा और उसकी रफ्तार भी बढ़ती चली जाएगी, और उसकी रफ्तार भी बढ़ती चली जाएगी। आई बात समझ में बेटा, वो गोल 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 घूमता जाएगा और उसकी रफ्तार भी बेटा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम कह रहे रेजोनेंस पर पीक आने वाली है, रेजोनेंस पर बेटा पीक आने वाली है इस तरीके से। क्लियर, समझ गए, मजेदार। तो बेटा ये होता है फोर्स ऑसिलेशन, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो सोर्स की एनर्जी कंटिन्यूसली सिस्टम के अंदर एड अप होती है और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, क्लियर। ये था हमारा फोर्स ऑसिलेशन रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था हमारा एचएम, ये थी सारी कहानी एचएम की। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।